नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की बात करने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के महान विद्रोह की। सोचिए, 10 मई 1857 की सुबह मेरठ से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते वो चिंगारी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से लेकर झांसी तक पूरे मध्य भारत में एक आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये था हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई का आगाज। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि क्रांति के पीछे के गहरे कारण क्या थे, फिर देखेंगे कि विद्रोह की पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे, ये आग पूरे देश में किस तरह फैली, अंग्रेज़ों ने इसका जवाब कैसे दिया, और आखिर में इसने भारत के लिए एक नए दौर का दरवाज़ा कैसे खोल दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। असल में इसके बीज तो दशकों से बोए जा रहे थे। ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ गुस्सा और असंतोष अंदर ही अंदर सुलग रहा था, और अब वो एक ज्वालामुखी बनकर फटने को बिल्कुल तैयार था। इस असंतोष की सबसे बड़ी राजनीतिक वजहों में से एक थी लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये एक बहुत ही आक्रामक नीति थी। इसके हिसाब से अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई बेटा यानी पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज्य सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाता था। जरा सोचिए, ये भारतीय शासकों के लिए कितना बड़ा अपमान था। और इस नीति का असर बहुत दूर तक फैला। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर और हाँ, सबसे मशहूर झांसी, एक एक करके कई बड़े और अहम राज्य अंग्रेजों के हाथ में चले गए। जाहिर सी बात है, इससे भारतीय शासकों का गुस्सा उबल रहा था। और फिर अंग्रेजों ने एक ऐसी चोट की जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल सम्राट होंगे। उनके बाद उनके वंशज सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे, बादशाह नहीं। ये सिर्फ एक पदवी छीनना नहीं था, ये भारत के गौरव और उसकी पहचान पर एक सीधा हमला था। तो राजनीतिक और आर्थिक जमीन तो तैयार हो ही रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने मानो बारूद में आग लगा दी। एक ऐसी घटना जो इस विद्रोह की सबसे फौरी और विस्फोटक वजह बनी। ये सारा विवाद शुरू हुआ एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल को लेकर। इन राइफलों में कारतूस डालने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था, और तभी ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। उनके सामने एक नामुमकिन चुनाव था, नौकरी और धर्म के बीच। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही इसका विरोध कर दिया। सिर्फ 10 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इस फांसी ने सिपाहियों के गुस्से को और भड़का दिया, और ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। मेरठ में जो शुरू हुआ था वो बस एक सैनिक विद्रोह ही नहीं रहा। बहुत ही जल्द इसने एक व्यापक जनक्रांति का रूप ले लिया, और इसकी आग उत्तरी और मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गई। मेरठ से निकले सिपाहियों का पहला कदम बहुत ही समझदारी भरा था। उन्होंने सीधा दिल्ली का रुख किया और वहां बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट और इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। दिल्ली पर कब्जे और बादशाह के नाम ने इस विद्रोह को एक स्थानीय बगावत से उठाकर एक राष्ट्रीय क्रांति का दर्जा दे दिया था। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये विद्रोह किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं था। ये एक लहर थी जिसमें कई बड़े नेता उभरे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे तो कानपुर की कमान नाना साहब के हाथ में थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी ने अपने अपने इलाकों में क्रांति की इस मशाल को जलाए रखा। विद्रोह की इस लहर को देखकर शुरू में तो अंग्रेज भी हिल गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई की और इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने का अभियान शुरू कर दिया। अब लड़ाई के मैदान में दोनों पक्षों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ थी अंग्रेजों की संगठित सेना, उनके पास बेहतर आधुनिक हथियार थे और एक मजबूत कमांड, तो दूसरी तरफ भारतीय विद्रोहियों के पास बहादुरी और जज्बे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास न तो उतने आधुनिक हथियार थे और न ही कोई एक केंद्रीय नेतृत्व था जो पूरी लड़ाई को दिशा दे सके।
भले ही अंग्रेज सैन्य रूप से इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। इसकी गूंज इतनी जबरदस्त थी कि ये लंदन में ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी। इसने उन्हें अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद का भारत पहले जैसा नहीं रहा। अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के तरीके में कुछ ऐसे बुनियादी बदलाव किए जिनसे एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आखिर क्या थे वो बदलाव? सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक बदलाव ये था, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया था। और इसी के साथ गवर्नर जनरल का पद भी बदल गया। अब वो वाइसराय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और इस बड़े बदलाव का चेहरा बने लॉर्ड कैनिंग। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश भारत के पहले वाइसराय नियुक्त हुए। अंग्रेज अब समझ गए थे कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकते, तो भविष्य में किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने कई नई चालें चली। उन्होंने वादा किया कि वो भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। नाराज राजाओं को शांत करने के लिए उन्हें गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया गया। और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, जिसमें भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई, ताकि सेना पर उनकी पकड़ हमेशा मजबूत बनी रहे। लेकिन इन सब वादों के पीछे अंग्रेजों की एक और बहुत गहरी चाल छिपी हुई थी। फूट डालो और राज करो। उन्होंने ये देख लिया था कि 1857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इसलिए अब उन्होंने भारतीयों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना शुरू किया, ताकि भविष्य में वो फिर कभी ऐसी एकता न दिखा सकें। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही उस समय सफल न हुआ हो, लेकिन इसकी विरासत बहुत गहरी थी। क्रांति की ये ज्वाला ठंडी जरूर पड़ गई थी, पर यह बुझी नहीं थी। इसने देश के लोगों के मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम की एक ऐसी मशाल जलाई, जो आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा आधार बनी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक ऐसा विद्रोह जो सैन्य रूप से हार गया, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी प्रेरणा कैसे बन गया? शायद इसलिए क्योंकि ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में आज़ादी की आग को हमेशा के लिए जला दिया।